गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर रिंकू सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत जो बदलती हुई पारिवारिक संरचना है उसकी स्टडी करते हैं और ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो बदलती हुई पारिवारिक संरचना का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति और भौतिकवादी संस्कृति के फलस्वरूप जो हमारे भारतीय समाज में परिवारों का विघटन हो रहा है, उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन होकर के एकल परिवार प्रणाली की ओर हम आज या हमारा समाज विकसित हो रहा है या अग्रसर हो रहा है। तो उसके जो दुष्परिणाम है वह आज किशोरावस्था के बालकों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, और इसके ऊपर जो वीडियो बनाया गया है वो इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में इस कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ये इसका पार्ट 2 है। तो बदलती हुई पारिवारिक संरचना से किशोरावस्था के बालकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य पर या नैतिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये नैतिक विकास ही आज मूल्यों के ह्रास का कारण बन रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज जो किशोरावस्था के बालक हैं उनमें उच्छृंखलता और अनैतिकता, असंतोष की प्रवृत्ति ज़्यादा विकसित हो रही है। उसके अंदर अपने पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। अब इस बदलती हुई पारिवारिक संरचना से जब किशोरावस्था के बालकों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती या वो अपने किशोरावस्था के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं का अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उसके द्वारा समाधान या उचित समाधान प्राप्त नहीं कर पाते, तो उसके परिणाम स्वरूप वह अनैतिक कार्यों की ओर या आपराधिक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। अब एक शिक्षक होने के नाते इस बदलती हुई पारिवारिक संरचना के अंतर्गत किशोरावस्था के जो बालक हैं उन बालकों को किस प्रकार से आप एक शिक्षक होने के नाते एक अच्छा उचित उपाय जो उनकी इस किशोरावस्था जो तूफानी अवस्था या संघर्ष की स्थिति कही जाती है उसमें एक उचित समाधान बच्चों को प्राप्त दे सके और उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो उसमें शिक्षक की क्या क्या भूमिका है, आज हम इस वीडियो में इस बात को देखते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका ये बदलती हुई पारिवारिक संरचना में शिक्षक की भूमिका क्या है। अब शिक्षक की भूमिका में कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि बालकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना। जो किशोरावस्था के बालक हैं या किशोरों को, मैं इस तरह से लिख देती हूँ, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना, चाहे वह सामाजिक स्थिति के रूप में हो, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए या उनके शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह से हो सकता है। तो शिक्षक को बालकों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए उन्हें बदलती हुई पारिवारिक संरचना में समायोजन करने के लिए उन्हें समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सेकंड इसके अंतर्गत आता है शिक्षक को स्वयं कौशलों एवं विधियों का ज्ञान हो। तो सबसे पहले तो शिक्षक को स्वयं किशोरावस्था के विकास के समस्त होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से अपने स्किल के आधार पर समस्त जो भी विधियां हैं उन विधियों की भी जानकारी होनी चाहिए, और इन्हीं कौशलों और विधियों का प्रयोग करते हुए वह किशोरावस्था के बालकों को सही ज्ञान प्रदान कर सकता है, उचित निर्देशन और परामर्श भी
दे सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि निर्देशन और परामर्श कला में प्रवीणता। तो इस शिक्षक को जो भी किशोरावस्था के बालक हैं उनको उचित निर्देशन तो देना ही है, लेकिन निर्देशन और परामर्श देने की कला का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि बालकों के मानसिक शारीरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे किस प्रकार कन्विंस कर सकते हैं अप्रोप्रिएट समाधान के लिए। तो इस बातों का भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। फिर शिक्षक जो है, शिक्षक कुशल, अच्छा व्यवहार तथा आदर्श एवं कर्मठ। क्योंकि बालकों जो किशोरावस्था के बालक हैं उनमें समझ शक्ति का विकास तो हो चुका होता है और इसी समझ के आधार पर वो शिक्षक के अंदर जो उनके अंदर ज्ञान है, कला है, कौशल है, कितना विषय का ज्ञाता है, इन सब की परख शक्ति बालकों को होती है। जैसे ही बालक इस चीज़ का ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज़ का सुपरविजन करते हैं शिक्षक के अंदर, वैसे ही शिक्षक की छवि बालकों के मस्तिष्क में बन जाती है और बालक भी उन्हीं शिक्षकों की बातों को ज़्यादा मानते हैं जो कुशल होते हैं, अच्छा व्यवहार बालकों से रखते हैं और आदर्श होते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्मठ होते हैं, एक्टिव रहकर के अपने बच्चों को समस्त प्रकार के निर्देशन और परामर्श देते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनते हैं। तो उन्हीं की ही छवि के आधार पर बालक भी शिक्षक का एक तरह से आज्ञा मानते हैं। तो शिक्षक की भूमिका तभी होगी जब शिक्षक के अंदर ये सारे गुण या योग्यताएं होगी। अब इसके पश्चात है कि जो शिक्षक है वो बालकों से मित्रवत एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, क्योंकि जब तक शिक्षक एक जो डिक्टेटर टाइप है, तानाशाह, जिसमें केवल शिक्षक का ही वर्चस्व होता है और स्टूडेंट कुछ भी नहीं, यानी अपने आप को ही सर्वस्व समझना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कराऊंगा तो नहीं होगा, स्टूडेंट के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, इस प्रकार की सोच रखने वाला अगर शिक्षक होगा तो बालकों के मन में उसकी छवि उसी प्रकार से बनेगी और वह संकोचवश डर के कारण शिक्षकों से अपनी बातों को शेयर नहीं करेगा, एडोप्शन एज वाला बालक। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो शिक्षक है वे बालकों से मित्रवत व्यवहार करें, सहानुभूति रखें, तभी बालक अपने एडोलेसेंट एज में उत्पन्न हुई समस्याओं को बालकों के शिक्षकों के सामने रख सकते हैं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो। तो इस प्रकार से शिक्षक को क्या है, बालकों के साथ मित्रवत और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर किशोरों को अपनी व्यक्तिगत संस्थाएं पर व्यक्तिगत समस्याएं बताने के लिए प्रोत्साहित
करना। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि बालकों के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे उनकी फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इन सभी को बालक संकोचवश, झिझकवश शिक्षक को नहीं शेयर करता। तो उसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो इस प्रकार की समस्याएं अगर उसके जीवन में है तो वह शिक्षक को बताए, और इसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। तभी जो बालक है वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को शेयर कर पाएगा और उसका शिक्षक द्वारा फिर उचित समाधान दे सकेगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं को धैर्यवत सुनना और ध्यान देना। तो कभी कभी ये देखने में आता है कि शिक्षक अगर बालकों के द्वारा उनकी समस्याओं को अगर शिक्षक ध्यान देता है और उन्हें धैर्यवत सुनता है, तभी बालक निसंकोचवश अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने शेयर कर सकते हैं। और सुनने के पश्चात ही फिर क्या होता है, उन्हें उचित समाधान बताना। क्योंकि जब शिक्षक के अंदर बालकों की समस्याओं को सुनने का, धीरज का और उनकी जो मनोस्थिति है वो समझ करके उन्हें उचित समाधान दिया जाएगा, तभी बालकों की किशोरावस्था से संबंधित जो उनकी पारिवारिक संरचनाओं के आधार पर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसका समाधान बालक को मिल सकेगा। और इसके पश्चात और मैं इसे रद्द करना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट है कि माता पिता से भी किशोरों के माता पिता से भी बालक की या बालकों की समस्याओं को शेयर करने हेतु प्रोत्साहित करना। क्योंकि किशोरावस्था के दौरान जो है बालक संकोच, झिझक के कारण अपनी जो समस्याएं हैं उनको अपने माता पिता से शेयर नहीं करते। क्योंकि जब पारिवारिक संरचना की बात आती है तो ये सारी समस्याएं बालकों के परिवार, उसके माता पिता और भाई बहन और सदस्य जो है परिवार के, उनसे संबंधित होती है। तो शिक्षक का ये दायित्व है कि वो बालक को अपने माता पिता से इन समस्याओं को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें बोले कि इस समस्या का समाधान आपके माता पिता ही ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें विद्यालय में उचित समायोजन पूर्ण वातावरण का विकास करना। ये शिक्षक का ही दायित्व है कि विद्यालय के अंदर बालक एडजस्ट कर सके, तो ऐसा एक उचित वातावरण प्रदान करें। और जब तक बालक समायोजित नहीं होगा तब तक उसकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे विद्यालय से संबंधित है, वो दिनों दिन उत्पन्न होती ही रहेगी। तो जब तक बालक में एडजस्टमेंट का गुण नहीं आता तब तक बालक अपनी समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त कर सकता। और समाधान दे भी दिया जाता है तो अपनी एडजस्टमेंट लेस स्थिति के कारण, जो उसकी शारीरिक और मानसिक होती है, उसके कारण वह उस समाधान को भी उचित रूप से उस वातावरण में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इसके लिए बालक में समायोजन
विकास होना चाहिए और इसके लिए शिक्षक अपने विद्यालय का वातावरण भी इस प्रकार का निर्मित करे। तो इस बात की आवश्यकता और महत्व का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात है कि पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभावों एवं कमियों से बालकों को अवगत कराना। तो आज जो हमारे बदलती हुई पारिवारिक संरचना की स्थिति जो हमारे भारतीय समाज में दिखाई दे रही है, उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम जो है हमने पाश्चात्य संस्कृति की कॉपी कर ली और उसी का ही परिणाम है कि आज हमारे जो पारिवारिक संबंध है, रिश्ते नाते हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है और हम एक न्यूक्लियर फैमिली की ओर अग्रसर हो चुके हैं और उसके भी दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक क्लासरूम टीचिंग के दौरान इस वेस्टर्न कल्चर को अपनाए जाने की जो कमियां हैं, जो दुष्परिणाम है, वो बालकों को बताएं, ताकि आगे चलकर बालक अपनी फैमिली के अंदर जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनका स्वयं उचित समाधान और मार्गदर्शन शिक्षक से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पारिवारिक स्वच्छता पर्यावरणीय स्वच्छता है, पर्यावरणीय स्वच्छता, अंधविश्वासों से मुक्त या उन्मूलन करने में सहयोग देना। तो ये एडोलसेंट एज के बालकों में इस प्रकार की अभिवृत्ति का तभी विकास हो सकेगा जब बालक में अच्छी स्वस्थ आदतों का विकास हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि बालकों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको स्वच्छ रख सकें और जितने भी अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में देखने में आते हैं तो इन अंधविश्वासों से मुक्त रहकर एक ओपन माइंडेड सोच रख करके उनका उन्मूलन करें और उनका उन्मूलन करने में जो भी कंट्रीब्यूशन वो दे सके वो कर सके। तो इसके लिए भी शिक्षक इस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करे और बालकों को जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उसके दुष्परिणामों से अवगत कराए। ये सब काम शिक्षक करेगा, तभी आगे चल करके बालक जो है इन अंधविश्वासों का उन्मूलन करने में अपना अतुलनीय अभूतपूर्व योगदान दे सकेगा। और इसके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट इसमें है कि जीवन नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त हो। तो शिक्षक को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जो बालक है उसका जीवन नैतिक मूल्य हो। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अपना उदाहरण, एक आइडियल उदाहरण प्रस्तुत करे
और बालकों के अंदर जो नकारात्मकता है उसको दूर करें, तभी बालकों के अंदर सकारात्मकता आ सकेगी। हर चीज़ का पॉजिटिव रहते हुए वो सही तरह से समाधान कर सकेगा और अपनी पारिवारिक संबंधों में एक प्रगाढ़ता, एक सहानुभूति, प्रेम की जो वैल्यूज़ हैं हमारे, वो डेवलप हो सकेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है कि भारतीय संस्कृति, विरासत, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, विरासत है, और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करना। की ओर अग्रसर करना, क्योंकि किशोरावस्था ही वो अवस्था है जिसमें बालक में अपनी समझ और अवबोधात्मक क्षमता का विकास होता है, जिससे बालक अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत को समझ सके और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना या स्वयं का साक्षात्कार करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, तो इसके लिए इसी एडोलेसेंट एज से ही हम, और ये सब चीज़ें जो है इसमें परिवार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर परिवार में कोई इस प्रकार की समस्याएं या दिनों दिन फैमिली जो पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा और जो हमारे कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन आएगा, तो हम बालकों को स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि बालक में बदलती हुई पारिवारिक संरचना का विकास करने के विकास को पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ाने के लिए बालक को पहले अपनी भारत की संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिकता का की ओर उसे प्रवृत्त करना पड़ेगा, तभी वो बदलती हुई पारिवारिक संरचना में अपने आप को समायोजित कर सकेगा। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है कि परिवार की जो संकीर्ण मानसिकता है, परिवार की संकीर्ण मानसिकता को परिवर्तित करना। तो शिक्षक को चाहिए कि बालक का जो पारिवारिक जो संबंध है उसमें परिवार है, उसके माता पिता है, भाई बहन है, तो इनके अंदर जो संकीर्ण मानसिकता है उसको दूर करें। और उसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि वह अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, अपने साथ ही इसमें एक साक्षरता कार्यक्रम है जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभी भी जारी है, उसमें 100% बच्चों का भी नामांकन 100% होना चाहिए। तो ये सारे कार्यक्रम हैं उसमें, क्योंकि भारत के जो जितने भी, अगर मैं कह सकती हूँ कि अभिभावक, अभी भी अधिकांश अभिभावक ऐसे हैं जो पढ़े लिखे कम हैं और किसी भी कारण उनकी मानसिकता में अगर परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से लाया जा सके, तो शिक्षक को चाहिए कि उनके अभिभावकों को इन कार्यक्रमों से जोड़े, चाहे वो प्रौढ़ शिक्षा हो या सर्व शिक्षा अभियान, इसे जोड़ करके, और ग्रीष्मकालीन है या संध्याकालीन है या अंशकालीन है जो मौसमी हिसाब से चलते हैं, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से बालक के अभिभावकों को जोड़ करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही जो आर्थिक रूप से जो भी शिक्षक बालक हैं जो बहुत ही ऐसी लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको आवश्यक संसाधन भी समय समय पर शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि बालक अपनी पारिवारिक समस्याएं उनको समाधान कर सके। साथ ही ऊंच नीच का जो भेद है हमारी सोसाइटी में उसको भी दूर करना चाहिए, और जातिवादी वगैरह है और सामाजिक समरसता का विकास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। साथ ही जो भी शिक्षक अभिभावक जो समिति गठित की गई है विद्यालयों में, उसके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को बुला करके उनकी पॉजिटिव थॉट को डेवलप किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये और बहुत सारे जो कार्य है वो शिक्षक कर सकता है, और उनको रोजगारों की शिक्षा प्रदान करें, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक बालकों को रोजगार के लिए प्रेरित करें। उनके अंदर वो स्किल, वो कौशल अगर है तो उसके लिए प्रॉपर उचित गाइडेंस और
काउंसलिंग उन्हें प्रदान की जानी चाहिए ताकि बालकों में जो है सर्वांगीण विकास के काम को जो शिक्षक है वो विकास के मार्ग की और बालकों को प्रवृत्त कर सके। तो इस प्रकार शिक्षक केवल छात्रों को या बालक बालिका जो एडोलेसेंट एज को है उन्हीं को ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी उनकी जो पारिवारिक संरचना है उसके आधार पर उचित गाइडेंस और काउंसलिंग करके उन्हें एक अच्छा निर्देशन और परामर्श, एक अच्छी सलाह दे करके, उपाय सुझा करके न केवल किशोरावस्था के बालकों को अपितु उनके अभिभावकों को भी प्रेरित कर सकता है। तो ये सारी बदलती हुई पारिवारिक संरचना में शिक्षक की एक अतुलनीय योगदान है, भूमिका है। नाउ आज के असाइनमेंट के रूप में इसमें आपको एक क्वेश्चन ये लगता है कि बदलती हुई पारिवारिक संरचना में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को अध्ययन करना है और दिए गए इस वीडियोस के अंदर जो लेक्चर दिया है उसके आधार पर आप अपने प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।